जापान के राजधानी टोक्यो में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस शिखर सम्मेलन में क्वाड के सदस्य देशों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने क्वाड के सदस्य देशों के दिग्गज नेताओं के साथ मुलाकात की। क्वाड सम्मेलन के दौरान जापान और ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना महामारी के दौरान भारत के काम और वैक्सीन की सराहना की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना महामारी से निपटने को लेकर पीएम मोदी के काम की तारीफ की। बाइडेन ने महामारी से निपटने में चीन और भारत की तुलना करते हुए चीन को फेल करार दिया। उन्होंने कहा कि बड़ी आबादी के बावजूद भारत ने कोरोना पर लोकतांत्रिक तरीके से काबू पाया है। वहीं जापान के पीएम फुमियो किशिदा ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव के तहत भारत में बनी वैक्सीन को हाल ही में थाईलैंड और कंबोडिया भेजा गया था। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज ने कहा कि भारत की वैक्सीन सप्लाई से कई देशों को फायदा हुआ है। सम्मेलन के बाद पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान जो बाइडेन ने कोरोना काल में भारत के काम को सराहा। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका की साझेदारी सही मायने में विश्वास की साझेदारी है। हमारे साझा हितों ने दोनों देशों के बीच विश्वास के इस बंधन को मजबूत किया है। वहीं क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी की सीढ़ियों से उतरते हुए एक तस्वीर भी वायरल हुई, जिसमें पीएम विश्व के नेताओं की अगुवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। वही सोशल मीडिया पर यूजर्स इसे पिक्चर ऑफ द डे के नाम के हैशटैग से भी शेयर कर रहे हैं। काशी में चल रहे ज्ञानवापी मामले को लेकर वाराणसी कोर्ट में आज सुनवाई हुई, लेकिन एक नई तारीख भी सामने निकल कर आई है। आज की सुनवाई बेनतीजा रही, जिसको लेकर अब 26 मई को अगली सुनवाई होनी है। लेकिन आज की जो सुनवाई हुई उसमें काफी अहम फैसले लिए गए। उनमें से सबसे एक है कि 1991 एक्ट जो कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसको लेकर अब सबसे पहले सुनवाई की जाएगी। बता दें कि जो 5 वादियों ने श्रृंगार गौरी मंदिर के अंदर पूजा करने की अनुमति मांगी थी, उस पर जो अब सुनवाई होनी है वो इसी एक्ट को लेकर होनी है। दरअसल वाराणसी कोर्ट ने कहा है कि उस समय के सिविल प्रोसीजर कोर्ट के जरिए जो ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत इस सुनवाई को किया जाएगा, जो कहता है कि 1947 के बाद जो पूजा स्थलों की एक तरह से स्थिति थी वही बरकरार रहेगी। लेकिन हिंदू पक्ष का इस पे कहना है कि अगर सर्वे रिपोर्ट में वहां पर मस्जिद की जगह मंदिर निकलकर सामने आता है तो उस एक्ट का कोई मान्यता रह ही नहीं जाती है, क्योंकि वो पहले से ही मंदिर था। अब ऐसे में देखने वाली बात है कि कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए हिंदू पक्ष की एक दलील को मान लिया है। दरअसल हिंदू पक्ष ने कुछ दिनों पहले अपना एक प्रार्थना पत्र दायर किया था, जिसमें उन्होंने सर्वे के दौरान हुई वीडियोग्राफी और फोटोज को जो उनकी पूरी फाइल है उसको दोनों पक्षों को सौंपने का एक तरह से प्रार्थना दी थी, जिसको लेकर कोर्ट ने उसको स्वीकार कर लिया है और अब जल्द ही दोनों ही पक्षों को उसकी वीडियो की कॉपी और फोटोज उपलब्ध करा दी जाएंगी। जिसके बाद ये देखना काफी खास होगा कि आखिर किस पक्ष को ज्यादा अपने दावों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। पंजाब की भगवत मान सरकार ने स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को भ्रष्टाचार के मामले में बर्खास्त कर दिया है, जिसके बाद एंटी करप्शन ब्रांच ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। भगवत मान के इस एक्शन के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है, जिसके बाद लगातार नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, जिस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। एक मुफ्त की चीज से बांटना कोई अच्छी पॉलिसी नहीं होती। हम लोगों को रोजगार मुहैया करवाकर उन्हें पैरों पर खड़ा करने के लिए काम कर रहे हैं, ताकि लोग स्वाभिमान से जी सके। ये पार्टी राम भरोसे है। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि बेईमानी को खत्म करने के लिए अगर ईमानदारी से काम किया है तो यह सराहनीय कदम है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस पर कहा कि भगवत मान पर हमें गर्व है। उन्होंने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी ने साबित कर दिया है कि चाहे गर्दन कट जाए पर देश से गद्दारी नहीं करेंगे। जिसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस भ्रष्टाचार के मामले में किसी को पता नहीं था। अगर भगवत मान चाहते तो वो सेटिंग करके इससे अपना हिस्सा ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने मंत्री के खिलाफ ही एक्शन लिया, जिसके बाद पूरे देश को उन पर गर्व है। कोरोना महामारी आए 2 साल का वक्त बीत चुका है, लेकिन कोरोना वायरस की आंख मिचौली अभी भी जारी है। कभी कभार तो लगता है ये वायरस अब कमजोर पड़ चुका है, लेकिन अगले ही पल ये वायरस और भी घातक हो जाता है। अब बीते 24 घंटे की रिपोर्ट ही देख लें तो 1135 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो ऐसे में आने वाले भविष्य यानी कि बच्चों को कैसे इससे दूर रखा जाए, इसका इंतजाम किया जा रहा है। इधर देश में अभी भी रोजाना 1000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कुल 1135 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 1268 मरीज ठीक हो गए हैं। साथ ही अच्छी बात यह है कि पहली बार किसी मरीज की मौत नहीं हुई और अभी भी
636 मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं उम्मीद ये भी है कि आने वाले दिनों में देश ही नहीं बल्कि दुनिया से जल्द ही कोरोना वायरस का नामो निशान मिट जाए। इसी कड़ी में अब एक ऐसा कोविड टीका बना लिया गया है जो कि 5 साल के छोटे बच्चों पर भी कारगर बताया गया है। जी हाँ, फाइजर वैक्सीन को कंपनी ने 6 महीने से 5 साल तक के बच्चों के लिए सुरक्षित बताया है। कहा गया है कि ये अगर टीका इस उम्र के संक्रमित बच्चों को 3 खुराक में लगाया जाए तो ये सुरक्षित होगा और असर दिखाएगा। बता दें कि 3 खुराक वाले फाइजर बायोटेक के टीके का 1668 बच्चों पर टेस्ट किया गया है जिनकी उम्र 5 साल से कम थी। वहीं बच्चों पर वैक्सीन टेस्ट करते वक्त सभी तरह की सावधानियां भी बरती गई थी। जानकारी के मुताबिक इस हफ्ते फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन जल्दी वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए आवेदन भी भेज सकती है और उम्मीद है कि 6 महीने से 5 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीन जल्द उपलब्ध होगी। वहीं आपको जानकारी ये दे दें कि जितनी डोज बड़ों को लगाई जाती है उसी का 10वां हिस्सा बच्चों को दिया जाता है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा राज्य है, लेकिन इस छोटे से राज्य की चर्चा हाल फिलहाल देश की राजधानी दिल्ली से लेकर तमाम बड़े राज्यों से भी ज्यादा चल रही है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी को लेकर सत्ता पक्ष बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या आम आदमी पार्टी, सभी हिमाचल प्रदेश की जनता का दिल जीतने में लगी हुई है। और इसी को लेकर हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य नीति को लेकर सरकार पर लगातार सवाल दाग रही है। पुलिस भर्ती मामला शांत हुआ नहीं था कि अब हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी के प्रभारी सत्येंद्र जैन ने प्रदेश के स्कूल और स्वास्थ्य नीति को लेकर सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। सत्येंद्र जैन ने बीते दिन अलग अलग न्यूज़पेपर्स की फोटो ट्वीट कर सरकार पर सवाल उठाए और अपने ट्विटर अकाउंट पर लिख डाला, हिमाचल प्रदेश की पावन धरती और इतने अच्छे लोग लेकिन सरकार निकम्मी। हिमाचल प्रदेश में सरकारी अस्पतालों और डिस्पेंसरी की ये हालत देखकर दुख होता है। जनता सरकार इसलिए चुनती है ताकि सरकार उनकी खुशहाली और विकास के लिए काम करे, लेकिन यहाँ तो सरकार ही जनता की बदहाली के कारण बनी हुई है। लेकिन आम आदमी पार्टी के बाद बीजेपी कहाँ शांत रहने वाली थी। बीजेपी ने भी इस ट्वीट को पूरी तरह से खारिज कर दिया और पूरी तरह से इस ट्वीट को गलत बता दिया। बहरहाल हिमाचल प्रदेश में इसी साल चुनाव होने हैं, लेकिन ये चुनाव कब होंगे, कितनी तारीख को होंगे, अभी इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। अगले कुछ महीनों में इस बारे में भी जानकारी मिल जाएगी, लेकिन अभी के लिए विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष बीजेपी पर सवाल दाग रहा है। लेकिन जयराम ठाकुर की तरफ से बिल्कुल साफ कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश में इस साल रिवाज बदलेगा और इस साल एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का कमल खिलेगा। आज बल्लभगढ़ का अपना तूफानी दौरा करते हुए प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की निर्माणाधीन नई इमारत का निरीक्षण किया। मौके पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे समय पर इस नई 4 मंजिला स्कूल की इमारत को तैयार करना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की घोषणाओं को बल्लभगढ़ शहर में पूरा कराना उनकी पहली प्राथमिकता है, इसलिए उन्होंने निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण किया है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि अंग्रेजों के ज़माने की स्कूल की इस इमारत को नया बनाया जा रहा है। इस स्कूल में करीब 3000 बेटियां शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इस कार्यों की गुणवत्ता और कार्य को समय पर पूरा कराने का प्रयास किया जाए। इसके अलावा बल्लभगढ़ के राजकीय सुषमा स्वराज महाविद्यालय के प्रोफेसरों को भी आश्वासन दिया कि जल्द ही राजकीय सुषमा स्वराज महिला कॉलेज का कार्य भी पूरा किया जाएगा, जिसका फिनिशिंग कार्य अंतिम चरण में है। फतेहाबाद में देर रात्रि एक व्यक्ति की हत्या करने का मामला सामने आया है। मामले के अनुसार मृतक योगेश के बेटे सिद्धार्थ ने अपने ही पड़ोसी गुलशन को अपनी बाइक पर लिफ्ट मिली थी, जिसके चलते गुलशन नाराज था। देर रात्रि जब सिद्धार्थ अपनी बाइक लेकर घर जा रहा था तो गुलशन ने रास्ते में उसे रोक लिया और उसकी बेरहमी से कुटाई कर दी। जब सिद्धार्थ ने घर जाकर अपने पिता योगेश को इस घटना की सूचना दी तो मृतक योगेश उनकी पत्नी व भाई गुलशन के घर इस बात का उलाहना लेकर गए, लेकिन बातचीत के दौरान मामला इतना गर्म हो गया कि गुलशन ने योगेश को चाकू मार दिया। इसके बाद जब परिजनों द्वारा योगेश को फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृतक घोषित कर दिया। जब इस घटना की सूचना शहरवासियों को लगी तो पूरे शहर में इसको लेकर रोष हो गया। वहीं सामाजिक संगठनों द्वारा पुलिस को चेतावनी दी गई है कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक मृतक योगेश का दाह संस्कार नहीं करेंगे और आरोपियों के गिरफ्तार को लेकर रोड जाम किया जाएगा। फिलहाल पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में 4 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
अब देखना ये होगा कि पुलिस इन आरोपियों को कब तक गिरफ्तार करती है या लोगों को अपना न्याय लेने के लिए सड़कों पर आना पड़ेगा। भिवानी के हांसी गेट पर आज शॉर्ट सर्किट होने से एक शोरूम में आग लग गई। शोरूम का सारा सामान जल करके राख हो गया। आपको बता दें 2 मंजिला इस शोरूम के अंदर शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, जिसका नाम विजय इलेक्ट्रॉनिक के नाम से है, जो कि हांसी गेट पर स्थित है। आपको बता दें आग की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। लगभग 3 से 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंच करके आग पर काबू पाया। दुकान के मालिक विजय कुमार का कहना है कि लगभग 50 से 60 लाख रुपए का नुकसान उनका हुआ है। उन्होंने कहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये हादसा हुआ है। उनका कहना है कि बिजली निगम की लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है। अगर बिजली निगम लापरवाही ना करता और तारें जो है सही तरीके से होती तो ये आग ना लगती और उनका नुकसान भी ना होता। नरवाना में आ रही खाद्य पदार्थों में मिलावटों को लेकर सीएम फ्लाइंग की रेड की गई, जिससे विश्वकर्मा स्थित बबली डेयरी फार्म में रेड की गई और वहां पर कुछ मिलावटी चीज़ों को सैंपल लेकर नमूने ऊपर भेजे गए। दूसरी रेड हिसार स्थित पनीर की फैक्ट्री में रेड मारी गई, वहां पर भी कुछ नमूनों को सैंपल लेकर ऊपर भेज दिए गए हैं। वहीं तीसरी फैक्ट्री में जब रेड मारी गई तो वहां से फैक्ट्री मालिक ताला लगाकर फरार हो गया, जिससे संदेशा जताया जा रहा है कि उसमें भी कुछ न कुछ मिलावटी चीज़ें प्रयोग में की जा रही थी। वहीं सीएम फ्लाइंग इंस्पेक्टर ने बताया कि फैक्ट्री मालिकों के संदेहपद नमूने लिए गए हैं और उनको फिर भेज दिया गया है। जिस प्रकार से उनकी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रतिया में दमकल विभाग की बड़ी लापरवाही। देर रात मथुरा बेकरी पर आग लगने की घटना की सूचना देने के बाद 1 घंटे तक दमकल विभाग की कोई भी गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची। दूसरी मंजिल पर लगी आग में परिवार मौजूद था, जिसको लेकर शहर के लोग इकट्ठे हुए और परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला। शहर के लोग दमकल विभाग के कार्यालय में गए, वहां से एक गाड़ी लेकर आए जिसमें पानी नहीं था। दूसरी गाड़ी आने पर उसकी भी टैंकी का पानी लीक था, जिसको लेकर लोगों में रोष और बढ़ गया। वहीं डीएमसी को इसकी सूचना शहर के लोगों ने दी, जिसको लेकर फतेहाबाद व जाखल से दमकल विभाग की गाड़ियां आई और देर रात तक आग पर काबू पाया। सुबह लोगों में रोष फैल गया। दुकानदारों ने बाजार बंद करके हरियाणा पंजाब स्टेट हाईवे नंबर 9 जाम कर दिया। 5 घंटे लगे इस जाम में। प्रदर्शनकारियों ने एक ही मांग की कि जो लापरवाही दमकल विभाग के कर्मी हैं या दूसरे अन्य कर्मी हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो दुकान का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। वहीं 5 घंटे बाद एसडीएम मौके पर पहुंचे और आश्वासन दिया कि जिन्होंने लापरवाही बरती है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए पटवारी से रिपोर्ट मंगवाकर उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी और परिवार को उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। जिसके आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों ने जाम खोल दिया और लोगों ने राहत की सांस ली। आगरा चौक स्थित होटल पॉस में सरेआम गोली चलाने वाले एक आरोपी को अपराध जांच शाखा होटल प्रभारी जंगसेर ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस मामले में 2 अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं। अपराध जांच शाखा प्रभारी का कहना है कि जल्द ही फिरौती मांगने वाले इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब देखना यह है कि पुलिस इन आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने के बाद कल से ही प्रदेश के अधिकतर इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो गया है, जिसके बाद किसान बागवानों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि लंबे समय से प्रदेश के इलाकों में बारिश ना होने के कारण सूखे के हालात पैदा हो गए थे। अब किसान बागवानों ने राहत की सांस ली है। वहीं पर्यटन कारोबार के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि जितने भी जो सैलानी हिमाचल घूमने आएंगे उन्हें ठंडी हवा का यहाँ पे लुत्फ उठाने का पूरा मौका मिलेगा। बीते 2 दिनों से लगातार पूरे हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। ऐसे में तापमान में काफी गिरावट दर्ज की जा रही है। मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में पिछले कल से ही जो है रुक रुक कर जो है झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। ऐसे में तापमान में जो है काफी गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो मध्य उच्च पर्वतीय के क्षेत्रों के कुछ भागों में जो है बर्फबारी भी दर्ज की गई है, जिससे तापमान में जो है काफी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार जो है आज पूरे प्रदेश भर में मौसम खराब बना रहेगा और पूरा दिन जो है बारिश यहां पर देखने को मिल सकती है। फिलहाल राजधानी शिमला की बात करें तो राजधानी शिमला में सुबह जो थी धुंध छाई हुई थी। धुंध के आगोश में पहाड़ों की रानी शिमला डूबी हुई थी, लेकिन अब जो है सुबह से जो है बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश होने से जो है लोगों को काफी ठंड महसूस हो रही है। ऐसे में लोग जो है अब जो है स्वेटर पहनते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि उनको जो है ठंड से राहत मिलती हुई नजर आए। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार हिमाचल प्रदेश में आज जो है मौसम खराब बना रहेगा। कल से जो है मौसम साफ होने की आशंका यहां पर जताई गई है।
पिरथला में गदपुरी टोल को लेकर लगातार राजनीति गर्म है। इसको लेकर आज पूर्व मंत्री कांग्रेस के जो रहे करण दलाल और विधायक पूर्व टेकचंद शर्मा धरने पर पहुंचे, साथ ही सैकड़ों ग्रामीण धरने पर मौजूद रहे। साफ तौर पर आरोप लगाया है कि टोल पूरी तरह से अवैध रूप से बनाया गया है। गदपुरी गांव की जो ज़मीन है उस पर ये टोल जो अवैध रूप से बनाया गया है और कहीं ना कहीं जब तक गदपुरी गांव की जो ज़मीन टोल के अंदर ले रखी है वो जब तक खाली नहीं की जाएगी तब तक किसी भी कीमत पर टोल को चलने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि वहीं पर एक सरकारी स्कूल है बच्चियों के लिए, वहाँ का रास्ता भी उन्होंने लगभग बंद कर दिया। आए दिन हादसे होते रहते हैं लेकिन उसके बावजूद भी जो है इनके जो नियम है वो भी यहाँ पर पूरे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि 60 किलोमीटर की दूरी पर टोल होना चाहिए तो वो दूरी भी 60 किलोमीटर की नहीं है। और इसके अलावा सड़क जो बनाई गई है टोल रोड की, उसके नियम भी कहीं ना कहीं पूरे नहीं किए गए हैं। तो जब तक ये नियम पूरे नहीं होंगे तब तक किसी भी कीमत पर टोल को चलने नहीं दिया जाएगा। देखना होगा कि ये धरना इसी तरह चलता रहेगा या फिर सरकार इस पर कोई संज्ञान लेती है। आज रोहतक के पीजीआई के वार्डों की छत पर एक युवक फंदे पर लटका हुआ देखा गया तो उसकी सूचना पीजीआई के सुरक्षा गार्डों को दी गई। पीजीआई के सुरक्षा गार्डों ने वार्ड की में जानकारी ली तो मृतक की पहचान संदीप गांव मनोहरपुर जिला जींद के रूप में हुई है। मृतक संदीप 21 मई को रोहतक के पीजीआई के वार्ड नंबर 5 में भर्ती हुआ था। उसी रात को ही उसका ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद जो है लगभग परिजनों ने बताया कि वह लगभग 5:30 बजे के करीबन टहलने के लिए निकला था, लेकिन वार्डों की छत पर जाकर उन्होंने अपने गमछे से फांसी लगा ली, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई के डेड हाउस में भेज दिया गया है। अब हालांकि परिजनों का कहना है कि वह मृतक गांव में ही डॉक्टर का काम करता था। किन कारणों से उन्होंने यह कदम उठाया है यह तो जांच के बाद ही पता लग पाएगा। नगर परिषद रेवाड़ी और भ्रष्टाचार का शायद चोली दमन का साथ है। नगर परिषद रेवाड़ी अपने नए नए कारनामों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रही है। एक बार फिर सुर्खियों में रहने का मामला उजागर हुआ है। नगर परिषद ने वर्ष 2019 में रेवाड़ी में लगने वाले 34 साइटों पर होर्डिंग लगाने के टेंडर जारी किया गया था। यह टेंडर 1,51,12,000 रुपए में छोड़ा गया था। सांवरिया प्रिंटिंग प्रेस को यह टेंडर दिया गया था। शर्त ये थी कि 3 माह के भीतर 12 किस्तों में ये सभी राशि नगर परिषद में जमा करा दी जाएगी। लेकिन 3 वर्ष बीतने के बावजूद भी नगर परिषद नोटिस पर नोटिस जारी करती रही, लेकिन फर्म ने एक भी पैसा नगर परिषद को नहीं लौटाया। ऐसे में नगर परिषद को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। नगर परिषद ने 4 से 5 नोटिस देने के बावजूद भी जब राशि नहीं लौटाई तो 2021 में इस टेंडर को कैंसिल कर दिया गया। लेकिन मजेदार बात यह है कि उसके बावजूद भी शहर में लगातार होर्डिंग लगते रहे। इसका पैसा किसकी जेब में गया, इसको यह बताने के लिए अधिकारी एक दूसरे पर जिम्मेदारियां डाल रहे हैं। अगर चेयरमैन की बात करें तो उन्होंने कहा है कि वो उनसे पहले का मामला है, जब भंग थी नगर परिषद और अधिकारियों जो है केयर टेकर थे नगर परिषद के, तो वही बेहतर बता सकते हैं। जब जनता टीवी ने प्रमुखता से आज खबर दिखाई तो यह तो जरूर हुआ कि जब होर्डिंग जितने भी होर्डिंग लगे हुए थे उन पर से सभी को उतार दिया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर जब नगर परिषद के पास पैसा जमा नहीं हुआ फर्म का, तो फर्म ने इतने दिन क्यों डिले किया, क्यों फर्म को लाभ पहुंचाने के लिए अधिकारियों ने फर्म पर कार्रवाई नहीं की, यह एक बड़ा सवाल है।